हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड वेलकम इन इकोहॉलिक्स। जो राइटर हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि यूपीआई का जो पेमेंट है या फिर डिजिटल जो पेमेंट हम कर रहे हैं इंडिया में, उससे सिर्फ पैसों का ट्रांजैक्शन में हेल्प हो रही है। अदरवाइज जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें कोई भी हेल्प नहीं हो रही है। देखिए, ये कुछ ऐसा है। देखिए, वो उनका कहना ये है कि 20 मिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 250 ट्रिलियन रुपए इधर उधर हो रहे हैं, पर इससे बस जो परेशानी थी पैसों के ट्रांजैक्शन में, बस वही खत्म हुई है। अदरवाइज जीडीपी में कोई भी ग्रोथ नहीं है, ये उनका कहना है। ओके, ये बात मैं इस आर्गुमेंट के कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट है मेरी बात जो है इस आर्गुमेंट की कॉन्ट्रडिक्टरी है। मुझे ऐसा लगता है ये बात कुछ ऐसी है जैसे अभी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए कुछ 6,000 रुपये सालाना दिया है। उसमें कोई भी गवर्नमेंट कोई भी उनसे प्रोडक्शन की डिमांड नहीं कर रही, बस ये बोल रही है कि अगर आपके पास खेत है तो आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। बहुत सारे स्टेट्स में विमेन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्शन जीतने के लिए 1,000 रुपये 2,000 रुपये दे रही है, हर महीने अकाउंट में दे रही है। तो बात सही है कि वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए देने से, किसानों को पैसे देने से कोई जीडीपी में इंक्लूजन नहीं हो रहा उस चीज का कि आप विमेन को 1,000 रुपए दे रहे, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। जीडीपी में हम वो चीज इंक्लूड करते हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है। पर विमेन को अगर हम 200-2,000 रुपए दे रहे हैं ऐसे ही बिना प्रोडक्शन के, फार्मर्स को अगर हम दे रहे हैं 6,000 रुपए बिना किसी प्रोडक्शन के, तो वो चीज जीडीपी में तो इंक्लूड हो नहीं रही। तो फिर तो वो भी फालतू का ही हो गया ना। पर असलियत में वो फालतू का नहीं है। कहीं ना कहीं विमेन को जब पैसे आते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो अपने बच्चे पे पैसे खर्च कर रही है, या फिर मार्केट में जाके पैसा खर्च कर रही है। फार्मर के पास पैसे आ रही है, वो इंसान सिक्योर हो रहा है। सिक्योर हो रहा है तो वो फसल उगा पा रहा है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि गेहूं चावल में लगा हुआ है। ठीक है, तो वही बात है। इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट एकदम से आपके जो काउंटिंग है उसमें दिखने वाला बहुत मुश्किल से दिखता है, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ देखने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा नैरो है। जीडीपी जो तरीका है वो थोड़ा-सा नैरो है और इसके अलावा कोई ऐसा तरीका भी नहीं है, बात भी सही है। पर वही पर वही इसी बात से मैं कॉन्ट्राडिक्टी हूँ कि साहब, यूपीआई भले ही पैसों का ट्रांज़ैक्शन ईज़ी करता है, वो भले ही ग्रोथ में आपको दिख नहीं रहा है, पर जो यूपीआई की वजह से या फिर जो डिजिटल पेमेंट की वजह से जो डिसेंट्रलाइज़ेशन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। पहले आरबीआई के थ्रू पैसे का ट्रांसफर होता था, फिर उसके बाद फिर आईएमपीएस सिस्टम जो एनपीसीआई ने बनाया है, उसके थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, तो पैसे का ट्रांजैक्शन ईज़ी हो गया है। आपको अगर मैं बताऊं कितनी सारी सर्विसेज डिजिटल पेमेंट की वजह, जो एनपीसीआई की वजह से या फिर आईएमपीएस सिस्टम की वजह से कितनी सारी सर्विसेज आई हैं, जिसकी जो इकोनॉमी में कितना उसका ग्रोथ का इम्पैक्ट है, वो आप क्यों नहीं देख रहे हो? जैसे देखो, पोस्ट ऑफिस में डाक पे आया है, गवर्नमेंट में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस आई है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज करप्शन को बहुत हद तक रोक रही है। ई रुपी आया, ई रुपी, RUPI वाला रुपये, ये वो डिजिटल पेमेंट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला रुपी नहीं है। ई रुपी जो स्कीम है उसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, ये सारी वो चीजें जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, करप्शन रिड्यूस हुआ है, उस बात को अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर सर गलती हो रही है आपसे। ई रुपये के बारे में बताता हूं मैं आपको। ई रुपये में पता है क्या होता है? जैसे अगर बच्चा है, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक तरीका ये है उसको सर्विसेज अवेलेबल कराने का कि भाई इसको शूज अवेलेबल करा दो, उसको फ्री की ड्रेस अवेलेबल करा दो। जब आप शूज और फ्री की ड्रेस अवेलेबल कराते हो तो परेशानी ये आती है कि उसके सही साइज में नहीं आती है। और अगर आप शूज़ अवेलेबल कराते हो, शूज़ अवेलेबल कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है उस स्कूल को। फिर वो स्कूल क्या करता है, आपने अगर 100 रुपए दिए हैं तो वो स्कूल 40 रुपए के जूते खरीद के दे देगा उसको। तो खराब क्वालिटी का भी जूते आ जाते हैं। तो ये एक करप्शन हो जाता है बीच में। तो ई रुपी ने क्या करा है, ई रुपी एक एनपीसीआई ने क्या करा है, एनपीसीआई ने एक टोकन दे दिया है। अब बच्चों को एक टोकन दे दिया जाता है, एक क्यूआर कोड दे दिया जाता है, और उस क्यूआर कोड को लेके वो बच्चा जूते की दुकान में जाएगा और वो जूते की दुकान वाला उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। अगर उस क्यूआर कोड में 100 रुपए हैं तो उस जूते की दुकान वाले को 100 रुपए मिल जाएगा और इस बच्चे को जूता मिल जाएगा सही साइज का, सही क्वालिटी का। ये है ई रुपी स्कीम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, डायरेक्ट टू पेमेंट, मतलब जो आपको बस अपना आधार कार्ड लिंक कराना है और आपके पास डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगा, करप्शन जीरो। आधार इनेबल्ड पेमेंट, NACH, ये इजी।
जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को एक साथ सारे पैसे, मतलब जितने भी उनकी सैलरी होगी, एक साथ सेंड कर सकता है NACH नाच प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद फिर फास्टैग है। फास्टैग में क्या होता है, आपने नाके, जो आप जब ट्रैवल करते हो एक शहर से दूसरे शहर, अगर आप ट्रैवल करते हो तो बीच में नाका आता है, तो वो उसमें क्या होता है, आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, ले लेते हैं 10 रुपये 20 रुपये, जो भी जितना भी आप लेके जा रहे हो सामान। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि लंबी लाइन लगती थी। जैसे अगर कोई नाका आ गया तो उसमें रुकना पड़ता है आपको 10 रुपये 20 रुपये वो देने पड़ते हैं। अब फास्टैग सिस्टम से क्या होता है, वो लंबी लाइन नहीं लगती है। आपके मोबाइल में वो रेडियो एक्टिव वो लगा रहता है, रेडार लगा रहता है, वहाँ पे ट्रांसमीटर और लगा रहता है, तो वो कैच कर लेता है और एकदम से आपका जो अकाउंट है, फास्टैग का जो अकाउंट है, उससे पैसे कट जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रेडियो वेव का यूज होता है। उसके बाद नेफ्ट RTGS की परेशानी ये थी कि वो 24 घंटे काम नहीं करते थे और 365 दिन काम नहीं करते थे। उसका जो IMP सिस्टम आया वो 24 आवर 365 डेज काम करने लगा, तो फिर RTGS नेफ्ट में भी सुधार करा। तो ये जो सिस्टम है ई रुपए कार्ड का इनकी परेशानी बताए क्या, जो राइटर की परेशानी ये है कि वो बोल रहे हैं कि टैक्स नहीं मिल रहा, इसलिए कहीं ग्रोथ में नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं मिल रहा है। टैक्स देखो, टैक्स नहीं मिल रहा है, ये वाली बात पता है कैसे आई है, ये वाली बात आई है रुपए कार्ड से और UPI से। रुपए कार्ड में क्या हुआ है, हमने MDR क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, जीरो MDR कर दिया है। जब MDR हमने जीरो कर दिया है तो जो फाइनेंशियल कंपनीज थी, जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, जो मर्चेंट का बैंक, कस्टमर का बैंक और जो मीडिएटर थे, पेमेंट गेटवेज, वीजा मास्टर कार्ड वाले जो लोग थे, उन्हें अब पैसे मिल नहीं रहे हैं, है ना। अब पहले जब कार्ड सिस्टम चलता था तब उस टाइम पे उन्हें बहुत पैसे मिलते थे, तो सब लोग आराम से एंजॉय करते थे, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल जाता था। पर गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को इंक्लूजन करने के लिए, डिजिटलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट जीरो करा, और NPCI ने कुछ रुपए कार्ड जैसी चीजें बनाई, रुपए कार्ड बनाया, IMPS बनाया, कार्ड टोकनाइजेशन बनाया। इससे क्या हुआ, इनका जो प्रॉफिट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ। उसकी वजह से परेशानी आ रही है कि टैक्स नहीं मिल रहा है। टैक्स भले ही अभी नहीं मिल रहा है पर धीरे धीरे उन पे टैक्स लगेगा। आगे जाके जब फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो जाएगा तब आपको सारा प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम ट्रांजिशन जोन में हैं, अभी जनता हमारी टेक्नोलॉजी से अवेयर तो हो जाए, यूज तो करना शुरू कर दे उसे, तब आगे जाके अगर आप थोड़ा सा भी टैक्स लोगे, 0.5-1% भी टैक्स, कितना ट्रिलियन का बताया था ट्रांजेक्शन, देखो आप 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अमाउंट क्या है, 250 ट्रिलियन का अमाउंट हो रहा है ट्रांजैक्शन। 250 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन में अगर 1%, 2.5% में अगर टैक्स, 0.5% टैक्स लगता है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा गवर्नमेंट को। और उसके बाद देखो, गवर्नमेंट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स भी रिड्यूस करे। वो टैक्स गवर्नमेंट ने इसलिए रिड्यूस करे ताकि जो जनता है वो कंजम्पशन करे, इन्वेस्टमेंट करें, तभी तो करें। तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात लग रही होगी जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी पड़ेगी, तब आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे, तब आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि ये जो NPCI है, NPCI क्या है, कार्ड पेमेंट से पेमेंट कैसे होती है, UPI क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको क्या होता है। अब देखो NPCI के बारे में, NPCI नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोनों ने मिलकर से बनाया था। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब ये होता है कि ये अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 के अंदर ये काम करती है। सेक्शन 8 के अंदर काम वो कंपनीज करती है जो सोशल, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करना है, चैरिटी का काम करना है, उस एरिया में जो कंपनीज काम करती है वो सेक्शन 8 के अंदर आती है। और ये वो कंपनीज होती हैं जो जब इन्हें प्रॉफिट होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनीज होती है, जब इन्हें प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट ना ये अपने पास रखती है, ना ये अपने जो इनके शेयर होल्डर्स है, ना ये उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सारा का सारा प्रॉफिट अपनी ग्रोथ में लगाती हैं। ये होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो NPCI ये कंपनी है।
एनपीसीआई आप समझ लो कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने इंडिया में डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत काम करा। अगर एनपीसीआई अगर कोई इंसान होता तो उसे अभी तक भारत रत्न मिल जाता और उसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ जाता। ठीक है, अब एनपीसीआई का मालूम चल गया। ओके ठीक है। अब एनपीसीआई ने पहले पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे होता था, अगर एसबीआई से एसबीआई में पैसे का ट्रांजैक्शन करना है तो आराम से हो जाएगा, पर जब एसबीआई से एचडीएफसी में पैसे का ट्रांजैक्शन करना है तो आरबीआई की हेल्प से होता था। मतलब आरबीआई को दिए हमने पहले पैसे, फिर आरबीआई ने एचडीएफसी में ट्रांसफर करे। फिर डिसेंट्रलाइजेशन एनपीसीआई ने क्या बनाया, मैं आपको आरबीआई के माध्यम से कैसे होता था, आरबीआई के माध्यम से एक नेफ्ट सिस्टम था और एक आरटीजीएस सिस्टम था, उसके माध्यम से होता था। नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या होता है, आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब जितना भी आपने पैसे सेंड करे हैं वो उसी टाइम पे ही चले जाते थे। मतलब आपने 100 रुपए दिए, 100 रुपए उसी टाइम पे, अगले ही सेकंड, एक घंटे, जितना भी टाइम लगता होगा नेचुरल, उतना टाइम पे पहुंच जाता है। नेफ्ट में क्या होता है, नेफ्ट में जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है वो छोटा होता है। तो जैसे अभी आपने पैसे सेंड करे हैं तो 30 मिनट्स के बाद पहुंचते हैं पैसे नेफ्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नेफ्ट और आरटीजीएस में। तो पहले पैसे का ट्रांजैक्शन किसके हेल्प से होता था, आरबीआई की हेल्प से होता था। और आरबीआई किन दो हथियारों के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन करती थी, पहला हथियार था नेफ्ट, दूसरा था आरटीजीएस। अगर आपको छोटा अमाउंट सेंड करना है तो नेफ्ट, अगर आपको बड़ा अमाउंट सेंड करना है तो आरटीजीएस। अप टू 10 लाख, नेफ्ट में कितने रुपए है, अप टू 10 लाख, और आरटीजीएस में कितना है, 2 लाख से लेके 200 करोड़ रुपए तक का आप सेंड कर सकते हो। नेफ्ट में सिर्फ 10 लाख तक का सेंड कर सकते हो, इसलिए जो विंडो टाइम है वो 30 मिनट का है। और मतलब 30 मिनट के टाइम के इंटरवल के बाद, मतलब बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, बैंक ये कोशिश करता है कि जब उसे ट्रांसफर करने हो तो बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करे वो। मतलब सपोज अगर एसबीआई को सेंड करने हैं पैसे आरबीआई को और पैसे जा रहे हैं ट्रक में, तो एसबीआई कोशिश करेगा जब ट्रक में पैसे जा रहे हैं तो ट्रक भर के पैसे जाएं, है ना। पर नेफ्ट में जो पैसे आते हैं वो कम आते हैं, तो एसबीआई कोशिश करता है कि थोड़ा थोड़ा करके जितने आधे घंटे में जितने पैसे आ जाएं, आधे घंटे में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब हम उसे ट्रक में भरेंगे और वो ट्रक में भर के एसबीआई जाएंगे और एसबीआई से फिर वो ट्रक में भरे कहाँ चले जाएंगे, एचडीएफसी चले जाएंगे। तो इसीलिए नेफ्ट में 30 मिनट की विंडो लगती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आ जाओ। फिर नेफ्ट के बाद एक सिस्टम आया आईएमपीएस। नेफ्ट में प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसमें सिस्टम आया आईएमपीएस। आईएमपीएस किसने बनाया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया आईएमपीएस। आईएमपीएस बोले तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। अब दो बैंक को अगर आपको पेमेंट का ट्रांसफर करना है तो वो आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब आईएमपीएस की जो टेक्नोलॉजी है, आईएमपीएस एक डिजिटल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी है। क्या है, डिजिटल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी है। आईएमपीएस में आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, 1 लाख से लेके 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टेंट सेटलमेंट हो सकता है और आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे अकाउंट्स है उसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आईएमपीएस मालूम चल गया। अब कार्ड पेमेंट देख लेते हैं। कार्ड पेमेंट में क्या हुआ, कार्ड पेमेंट में ये हुआ कि पहले जब इंसान मार्केट में जाता था, मतलब मार्केट जाता था शॉपिंग करने के लिए, तो वो एक पूरा पर्स ले जाता था शॉपिंग करने के लिए। फिर खोज हुई कार्ड की, कार्ड की जब खोज हुई तो इंसान सिर्फ कार्ड लेके और मार्केट में शॉपिंग करनी शुरू करी। पर कार्ड की प्रॉब्लम ये आई कि इंसान जो कस्टमर है वो अलग अलग कार्ड लेके आ सकता था, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई सा भी कार्ड लेके आ सकता था। पर जो मर्चेंट थी उसको बहुत बड़ी परेशानी हो गई। अब मर्चेंट को क्या रखना पड़ रहा था उस टाइम पे, ये पुरानी बात चल रही है, अभी की बात नहीं चल रही है। तो मर्चेंट को रखना पड़ता था, बहुत सारी अलग अलग मशीनें रखनी पड़ती थी। एसबीआई कार्ड के लिए अलग मशीन, एक्सिस बैंक के लिए अलग मशीन, आईसीआईसीआई बैंक के लिए अलग मशीन, एचडीएफसी के लिए अलग मशीन, अलग अलग मशीन रखनी पड़ती थी। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो जरा सोच के देखो। आप जब नया नया मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम आया था तब फोन पे का अलग क्यूआर कोड होता था, पेटीएम का अलग क्यूआर कोड होता था, गूगल पे का अलग क्यूआर कोड होता था, और जो भीम ऐप उसका अलग क्यूआर कोड होता था। मतलब सबका अलग अलग क्यूआर कोड होता था। एक क्यूआर कोड से सारे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे। वैसे जब शुरुआत में जब कार्ड सिस्टम आया तो लोग अलग अलग कार्ड लाते थे।
और एक मशीन से सारे ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, अलग अलग मशीन रखनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मर्चेंट परेशान हो जाता था। ठीक है, और पहली परेशानी हो गई। फिर उसके बाद इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए पहली परेशानी तो ये हो गई कि मर्चेंट को अलग अलग कार्ड रखने पड़ रहे थे, और कारण के उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑपरेटिबिलिटी की परेशानी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब ये होता है कि एक मशीन मतलब पैसे को जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक, अगर एसबीआई की मशीन है तो एसबीआई से होगा, एसबीआई का ही कार्ड लेगी। अगर एचडीएफसी की मशीन है तो एचडीएफसी कार्ड लेगी। इससे परेशानी ये हो रही थी कि हर बैंक अब यही काम करने लगा था, हर बैंक अपने अपने मर्चेंट ढूंढ रहा था, हर बैंक अपने अपनी मशीनें लगाने की कोशिश कर रहा है। जितने ज़्यादा मशीन लगाएंगे उतने ज़्यादा कार्ड की पेमेंट होगी, उनके अकाउंट में आएगी, उतने ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो ये वाली परेशानी शुरू हो गई थी। जो बैंक्स थे वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बैंक मर्चेंट को ढूंढ रहे थे और मशीनें दे रहे थे उन्हें अपने बैंक की। पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, मर्चेंट खुद परेशान हो गए थे ये मशीनों को चार्ज करते करते। जरा सोच के देखो, आपकी जो दुकान है उसके सामने आप क्या रखोगे, सामान रखोगे कि 6 मशीन रखोगे, है ना। परेशानी वाली बात थी। तो फिर एंट्री होती है इनकी, पेमेंट गेटवेज की एंट्री होती है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड की। वो बोलते हैं कि अगर जो कस्टमर है वो 36 कार्ड से आ जाए, आपको सिर्फ एक मशीन रखनी है। ठीक है, और आप बस उसने क्या करा, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड ने क्या करा, इन सारे बैंक से क्या कर लिया, टाइप कर लिया अपना, सारे जितने भी बैंक है उनसे क्या कर लिया, टाइप कर लिया। और उनसे बोला, आप परेशान हो रहे थे मशीन लगाने के लिए, अब आप परेशान मत हो, आप क्या करो, हमारे थ्रू पेमेंट करो। किसके थ्रू पेमेंट करो? जैसे अभी दो बैंक्स आपस में आरबीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे थे, आईएमपीएस सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे थे। इन पेमेंट गेटवेज ने बोला कि आप क्या करो, हमारे थ्रू ट्रांजैक्शन करो। जब आप हमारे थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको ये जो परेशानी हो रही थी, जो मर्चेंट को जो परेशानी हो रही थी कि भाई इतनी सारी मशीन रखनी पड़ रही है, वो परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी परेशानी ये कि आप जो अलग अलग लोगों को हायर कर रहे हो और उनसे बोल रहे हो कि मर्चेंट को ढूंढो और मर्चेंट के पास ऐसी मशीनें लगवाओ, वो वाली परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। और तीसरी इन्होंने अच्छी बात ये बोली, जब मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, सपोज कस्टमर ने अगर 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करा है, तो हम सिर्फ 90 रुपए ही देंगे। किसको देंगे? मर्चेंट को सिर्फ 90 ही रुपए देंगे। 10 रुपए हम लोग रख लेंगे। और ये 10 रुपए जो हम लोग रखेंगे, ये इसमें से कुछ 5 रुपए मैं रख लूंगा, 2 रुपए कस्टमर बैंक को दूंगा, और 2 रुपए किसको दे दूंगा, जो मर्चेंट का बैंक है उसे दे दूंगा। इससे जो आप लोग बैंक्स वाले हैं उन्हें भी फायदा हो जाएगा, और आपकी जो परेशानी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो सारे बैंकों ने बोला हाँ भैया बहुत बढ़िया चीज है ये तो। फिर क्या हुआ, सब लोगों ने परेशानी को सॉल्व करने के लिए कौन सिस्टम अपनाया, वीजा कार्ड के साथ क्या कर ली, टाइप कर लिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, अगर यहाँ पे मेरे पास एक आध कार्ड की फोटो है, तो आप देखो, ये एचडीएफसी कार्ड है, एचडीएफसी कार्ड में लिखा है वीजा। ये देखो, देख रहे हो आप, एचडीएफसी कार्ड में क्या लिखा है, वीजा। ऐसे आपने देखा होगा मास्टर कार्ड लिखा होगा। तो ये लोग क्या करने लगे, ऐसे पेमेंट गेटवेज का यूज करने लगे, जिसकी वजह से मर्चेंट को नुकसान होने लगा। अब 100 रुपए अगर कस्टमर सेंड कर रहा है, 100 रुपए का सामान है, तो कस्टमर कितने रुपए सेंड करेगा, 100 रुपए सेंड करेगा। पर कितने रुपए मिल रहे हैं व्यापारी को, मर्चेंट को कितने रुपए मिल रहे हैं, 90 रुपए मिल रहा है। इससे मर्चेंट परेशान, मर्चेंट बोल रहा है यार मेरे को तो कम रुपए मिल रहे हैं। तो मर्चेंट हमेशा कोशिश ये करता था उस टाइम पे कि कस्टमर जो भी हो वो कैश में पेमेंट करे, ना कि डिजिटली पेमेंट करे। जब कस्टमर कैश में पेमेंट करने के लिए बोला जाता था कस्टमर को कि भाई साहब आपके पैसे भी कम लगेंगे और हमें भी फायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ, तब तब जब मर्चेंट ऐसा बोलता था, इससे डिजिटलाइजेशन रुक रहा था, और जो कैश पेमेंट है, कैश में जो पेमेंट है उसका प्रोत्साहन हो रहा था, डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं रोक रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये देखे क्या बोला कि अब जो वीजा कार्ड मास्टर कार्ड वाले जो फीस ले रहे हैं, वो फीस अब से आप नहीं लोगे। ठीक है, देखो वीजा कार्ड मास्टर कार्ड वाले फीस ले रहे थे कुछ ना कुछ 10 रुपए ट्रांजैक्शन में, तो वो जो पैसे वो लोग ले रहे थे, ये 3 लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, कस्टमर बैंक को, मर्चेंट के बैंक को, और पेमेंट गेटवेज ये खुद रख रहे थे। इस फीस को बोलते थे MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। गवर्नमेंट ने बोला जो आप पैसे ले रहे हो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पे, इसे आप बंद कर दो, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन को रोक रहा है। ठीक है, तब से ये MDR बंद हुआ, और गवर्नमेंट ने इसके बदले क्या दिया, सब्सिडी दी। गवर्नमेंट ने इसके बदले क्या दी, सब्सिडी दी, MDR सब्सिडी दी, कि भैया आप लोग को नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है यहाँ पे,
गवर्नमेंट के ऐसा करने से नुकसान किसको हो रहा है? कस्टमर बैंक को नुकसान हो रहा है, मर्चेंट बैंक को नुकसान हो रहा है, पेमेंट गेटवेज को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को पैसे दिए कि भाई गुस्सा मत हो, आप पैसे रखो, पर ये वाला काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ताकि डिजिटलाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये अगर गवर्नमेंट एमडीआर हटा दे तो गवर्नमेंट को भी टैक्स में लगे, इन लोगों को भी प्रॉफिट हो जाए और पैसा बढ़ जाएगा। ये वाली बात बोल रहे हैं राइटर साहब। परेशानी यही है ना यूपीआई से, यूपीआई की परेशानी तो यही है ना कि यूपीआई में कोई पैसा नहीं लग रहा ट्रांजैक्शन करने में। अगर पैसा लगेगा तो बिजनेस होगा, पैसा बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, ये परेशानी हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक तो गवर्नमेंट ने एमडीआर जीरो कर दिया और दूसरा एनपीसीआई ने क्या कर दिया? रुपए कार्ड बना दिया। जब एनपीसीआई ने रुपए कार्ड बना दिया, ये देखो रुपए कार्ड बनने लगा। अब जब रुपए कार्ड बन गया तो एनपीसीआई ने बोला कि अब जो रुपए कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसमें कोई भी रुपए नहीं लेंगे हम, मतलब रुपए कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, कोई भी एमडीआर नहीं लगेगा। तो रुपए कार्ड भी एक बहुत बड़ा खेल है, जिसकी वजह से जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड जो कंपनीज हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है इंडिया में, और इंडिया का डिजिटलाइजेशन बढ़ा है। ठीक है, देखो पता है एक चीज, मतलब जीरोधा के फाउंडर थे, जीरोधा के फाउंडर ने एक बात, ये एमडीआर सब्सिडी लिखी। ठीक है, देखो 2000 करोड़ की एमडीआर सब्सिडी अवेलेबल कराई है गवर्नमेंट ने। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज भी कवर कर दी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि साहब एमडीआर सब्सिडीज को प्लीज जीरो कर दो। देखो अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको एक चीज, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताना चाह रहा हूँ कि जीरोधा के फाउंडर ने एक बात बोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनीज तो अब नहीं रही, पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। मतलब पुराने ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी आती थी, वो इंडिया को लूटती थी और चले जाती थी, इंडिया से पैसे कमाती थी और चले जाती थी। पर उन्होंने बोला कि अभी ऐसी नाम की तो कंपनी नहीं है अभी ईस्ट इंडिया कंपनी, पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर की कंपनीज इंडिया में आके पैसे कमाती है और चली जाती है। जैसे वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड वाला खेल था, ये वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड वाला ये यूएस की कंपनी है, यूके कंपनी है। तो इन कंपनियों ने इंडिया में आए, इंडिया में देखा कि भाई इस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने रास्ता निकाला और इस तरीके से पैसा कमाया और निकल लिया। इससे इंडिया को प्रॉफिट नहीं हुआ, इंडिया का नुकसान हो गया। अब उसी की जगह वीजा कार्ड मास्टर कार्ड को हटाने के लिए फिर रुपए बनाया, तो रुपए से क्या हुआ? इंडिया को फायदा हुआ। तो इसे बोलते हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से इंडिया को फायदा। ठीक है, ये है। अब सेम चीज आपने कहाँ देखी थी? फोन पे में, जब ये डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ था उस टाइम पे देखा, जब मोबाइल से पेमेंट शुरू हुआ तब आपने देखा था। मोबाइल से पेमेंट में शुरुआत में क्या था? फोन पे से आप फोन पे में ट्रांसफर कर सकते हो, फोन पे से आप गूगल पे में या फिर पेटीएम में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, आपने नोटिस करा था। फिर ये परेशानी थी जिसकी वजह से जो व्यापारी था उसे बहुत सारे क्यूआर कोड रखने पड़ रहे थे। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या आया? इस चीज का सॉल्यूशन ये आया कि एनपीसीआई ने आईएमपी सिस्टम लॉन्च करा। रुको, इस चीज का सॉल्यूशन ये आया कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि सबको अपने मोबाइल में जो भी ऐप है उसमें जो पेमेंट का माध्यम है, वो पेमेंट का माध्यम कौन सा लेना पड़ेगा? आईएमपीएस लेना पड़ेगा, पहली चीज ये गवर्नमेंट ने बोला। दूसरा ये बोला कि आप अपने ऐप को इस तरीके से बनाइए कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी की जो परेशानी है, मतलब फोन पे का पैसा गूगल पे में चले जाए, फोन पे का पैसा पेटीएम में चले जाए, ये परेशानी ना हो। ठीक है, और तीसरी चीज गवर्नमेंट ने ये बोली कि जो बैंक है, जो भी आपके पास ऐप है, उस ऐप से वो ऐप पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से ले और सामने वाले के बैंक अकाउंट में डाले। ऐसा नहीं हो कि जो आपका जो ऐप है वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के आपके ऐप में रख ले। मतलब जब मोबाइल का वॉलेट होता है, जब पेटीएम वॉलेट, यूपीआई का वॉलेट जो होता है, सॉरी पेटीएम का वॉलेट, फोन पे का वॉलेट, उस वॉलेट में ना रखे पैसा, ये बोला। और जब ये 3-4 बातों को एक साथ करके रखते हैं ना, उसे बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट के लिए बहुत सारे इंटरफेस थे। देखो पेमेंट के लिए बहुत सारे इंटरफेस थे, ये देखो ये बहुत सारे पेमेंट के इंटरफेस हैं, पर ये पेमेंट के इंटरफेस यूनिफाइड नहीं थे। इन सारे पेमेंट के इंटरफेस को यूनिफाइड करा गवर्नमेंट की कुछ रूल्स से, उस को हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, जब वो रूल्स को अप्लाई करा गया तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बना। मेरा समझना क्या है यूपीआई? यूपीआई एक सिस्टम है। यूपीआई क्या कर रहा है? एक सिस्टम है जिससे क्या हो रहा है? पेमेंट का जो इंटरफेस है, जितने पेमेंट के इंटरफेस है ये सब यूनिफाई हो गए हैं
और वो कुछ रूल्स के थ्रू हुए हैं। पहला रूल ये था कि भाई ये जो इंटरऑपरेबिलिटी की है परेशानी सॉल्व करो, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट करो, आपको आपको डायरेक्ट वॉलेट में पैसे नहीं रखने, आपको बैंक से बैंक एक अगर आपका जो ऐप है, आपके ऐप में पैसे स्टोर नहीं करने, आप बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करो, ये वाला काम करो। फिर उसने ये बोला कि एक 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 मतलब वो होता है ना, यूपीआई का नंबर होता है @YPL, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है, एक कोड जनरेट होगा, उस कोड से ट्रांजैक्शन होगा, तो जिसकी वजह से इंटरऑपरेबिलिटी की परेशानी कम हुई। वो थोड़ा टेक्निकल है, तो उसके बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझो बेसिक बात, यूपीआई कोई मशीन नहीं है, यूपीआई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यूपीआई एक सिस्टम है जो बहुत सारे कानूनों को मतलब एप्स में कुछ चेंज करे गए हैं, जिसकी वजह से पेमेंट का इंटरफेस क्या होगा, यूनिफाई हो गया है, तो उसको हम यूपीआई बोलते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो ये चीज है, ये चीज पहले कार्ड्स में, ये चीज पहले मोबाइल में हुई, उसके बाद फिर कार्ड में हुई है। ठीक है, ये है आईएमपीएस, मैंने बता दिया आपको ये क्या है ये। ठीक है, अब यूपीआई लाइट आ गया। यूपीआई लाइट क्यों आया? देखो यूपीआई में जो अगर परेशानी, यूपीआई में भी परेशानी ये आ रही है, यूपीआई में परेशानी ये आ रही है कि भाई कभी कभी क्या होता है, बैंक के तरफ से परेशानी हो जाती है। मतलब अब तो हम कैश रखते भी नहीं है, पैसे ट्रांसफर करें, परेशानी है कि बैंक में प्रॉब्लम आ गई, बैंक से पैसे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप एकदम से गरीब हो जाते हो। तो एक नया सिस्टम लॉन्च करा है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट में क्या होता है कि आप अपने आपने बैंक से पैसे लेके अपने वॉलेट में कुछ पैसा रख सकते हो। ये सिस्टम होता है यूपीआई लाइट का। जो भी आप ये जो पेटीएम का ऐप है, पेटीएम के ऐप में ये एक सेक्शन है यूपीआई लाइट। ठीक है, यूपीआई लाइट क्या है, मतलब अगर बैंक भी कोई परेशानी कर रहा है आपको, तो भी आप पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, वो है यूपीआई लाइट के खेल। अच्छा, प्लेइंग द रोल ऑफ बैंक बट नॉट गिविंग एनी इंटरेस्ट। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। देखो, यूजर एड मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू हिज यूपीआई लाइट वॉलेट ऑन हिज मोबाइल ऐप। देखो मोबाइल ऐप, इतने सारे मोबाइल ऐप है, इन मोबाइल ऐप के जो वॉलेट सेक्शन होगा उसमें यूजर लगा सकता है। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है, इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बिकॉज नो नीड टू प्रोवाइड यूपीआई पिन नंबर ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन, लेस चांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर इवन इफ द सेंडर्स बैंक सर्वर इज फेसिंग ए टेक्निकल इशू। अगर इसमें ट्रांजैक्शन के टाइम पे कोई परेशानी नहीं आती है, और बैंक का सर्वर अगर कुछ परेशान होता है तो वो भी कोई परेशानी नहीं आती है। इसमें मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में आप 200 रुपये 500 रुपये ला सकते हो, और स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 2000 है, और टोटल ट्रांजैक्शन विद इन 24 आवर, आप 24 घंटे में 4000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये लिमिट है यूपीआई की, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यूपीआई लाइट। अब यूपीआई लाइट के बाद एक और आया टैप एंड पे। यूपीआई का टैप एंड पे आया। टैप एंड पे में क्या होता है, आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में वो गूगल वॉच, वो एप्पल की वॉच होती है, वो ऐसे टच करते हैं पेमेंट हो जाती है। वही है यूपीआई में भी। यूपीआई की टेक्नोलॉजी को हम मर्ज करेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, तो बन जाएगा वो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा। टैप एंड पे मतलब आप टैप करो और पे हो जाएगा, और ये काम करेगा, ऑफलाइन भी काम करेगा ये। ठीक है, ये सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक और चीज था यूपीआई, मतलब यूपीआई में क्या हो गया, अब आप बोल के भी पेमेंट कर सकते हो यूपीआई में, कन्वर्सेशनल पेमेंट भी कर सकते हो। फिर यूपीआई, अब ये सारी जो टेक्नोलॉजी है सारे डिजिटल फोन के लिए है। एनालॉग फोन के लिए क्या है, एनालॉग फोन के लिए आरबीआई ने यूपीआई 123 पे करके एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसमें अलग अलग तरीके से आप ऑफलाइन रह के भी पेमेंट कर सकते हो। दिस यूएसएसडी वे, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स वे, मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट वे, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट वे, ये आपकी, इसमें डिजिटल फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एनालॉग फोन से भी इसमें आप पैसे सेंड कर सकते हो। ये सारे तरीके हैं। ठीक है, अगर आपको, मतलब मैंने जितना हो सकता था उतना यूपीआई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे सवाल पूछेगा इस कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।